कभी आपने सोचा है कि एलएलपी को अन्य सभी प्रकार के पार्टनरशिप बिजनेसेस से अलग क्या बनाता है? पार्टनरशिप फर्म जैसे पार्टनरशिप स्ट्रक्चर की तुलना में यह क्या लाभ प्रदान करता है? नमस्ते, मैं तुषार बख्शी सेट इंडिया बिज का एक स्टार्टअप सलाहकार हूं, जहां हम भारत में व्यवसायों को टैक्स, आईपीआर और कंप्लायंस सेवाएं प्रदान करते हैं। इस वीडियो में मैं एक एलएलपी की सभी विशेषताओं पर प्रकाश डालूंगा, जिसने इसे निवेशकों, लेनदारों और ग्राहकों के बीच समान रूप से लोकप्रिय बना दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंशिएशन: नीड फॉर इनकॉर्पोरेशन 2, नंबर ऑफ ओनर्स 3, इंटरनल मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग 4, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स 5, ऑडिट और 6, कंप्लायंसेस। नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। नीड फॉर इनकॉर्पोरेशन। पार्टनरशिप फर्म की तुलना में एलएलपी एक नया कॉन्सेप्ट है। इसे भारत में वर्ष 2008 में इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप स्ट्रक्चर के रूप में पेश किया गया था। तो जाहिर है इसे सही अथॉरिटी के साथ इनकॉर्पोरेट करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसकी तुलना एक पार्टनरशिप फर्म से करें जो 1932 के पार्टनरशिप एक्ट द्वारा शासित है, तो एक्ट फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य नहीं करता, बल्कि इसे ऑप्शनल बनाता है, ताकि इसका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से इसके पार्टनर्स की इच्छा पर निर्भर हो। लेकिन बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करने की आवश्यकता आपको किस प्रकार से लाभ देती है? खैर, इस संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि एक अनइनकॉर्पोरेटेड व्यवसाय के बहुत सारे नुकसान हैं। उदाहरण के लिए, एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म ऋण वसूली की स्थिति में 100 रुपए से अधिक का दावा नहीं कर सकती है, या कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में तीसरे पक्ष पर मुकदमा नहीं कर सकती है। लेकिन एलएलपी जैसी रजिस्टर्ड संस्थाओं को कभी भी ऐसे मुद्दों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा एलएलपी को रजिस्टर करने की प्रक्रिया बेहद तेज, आसान और 100% ऑनलाइन है। यह न केवल रजिस्ट्रेशन में लगने वाले समय और प्रयास को बचाता है, बल्कि बिना किसी विविध कागजी कार्रवाई या ट्रैवल एक्सपेंस के इसकी ओवरऑल कॉस्ट को भी काफी कम कर देता है। इसके विपरीत पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन है, जो इसे काफी थकावट भरा और टाइम कंज्यूमिंग बनाती है। नंबर 2, नंबर ऑफ ओनर्स। दूसरा पैरामीटर जो एक पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी से अलग करता है, वो पार्टनर्स की संख्या है। फर्म और एलएलपी कई पार्टनर्स द्वारा को ओन किया जाता है, जो व्यवसाय के इन्वेस्टमेंट्स और मुनाफे को साझा करते हैं। क्योंकि सिंगल ओनर के साथ पार्टनरशिप स्थापित नहीं की जा सकती है, इसलिए इन दोनों स्ट्रक्चर्स को स्थापित करने के लिए कम से कम 2 पार्टनर्स की आवश्यकता होती है। हालांकि अंतर उनकी मैक्सिमम लिमिट में है। जबकि एक पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स की संख्या को 20 तक लिमिट कर सकती है, एलएलपी में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। नंबर 3, इंटरनल मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। एलएलपी की एक अन्य लाभकारी विशेषता इसके प्रमुख मैनेजरियल निर्णय लेने के तरीके से संबंधित है। एलएलपी के पार्टनर्स अपने बीच से डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का चयन करते हैं और उन्हें मैनेजमेंट को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, जिसके लिए वो रेम्यूनरेशन की एक सर्टेन अमाउंट पाते हैं, जैसा कि अन्य सभी पार्टनर्स द्वारा डिसाइड किया जाता है और एलएलपी एग्रीमेंट में मेंशन किया गया है। जबकि एक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर निर्णय ले सकता है और उसे अन्य पार्टनर्स से परामर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। एक पार्टनर द्वारा लिए गए ऐसे निर्णय अन्य सभी पार्टनर्स के लिए बाध्यकारी होते हैं, भले ही अन्य पार्टनर निर्णय से अनभिज्ञ क्यों ना हो। नंबर 4, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। अब हम एक एलएलपी और एक फर्म के बीच डिफरेंस के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। संभवतः भारत में एलएलपी के कॉन्सेप्ट की शुरुआत का प्राइमरी रीजन भी ये उनके व्यवसाय के प्रति पार्टनर्स की लायबिलिटी है। लायबिलिटी वो राशि होती है जो किसी व्यवसाय पर बकाया होती है और जो अंततः उसके मालिकों द्वारा चुकाई जानी चाहिए। एक एलएलपी के लिए जिन लायबिलिटीज का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, वो सभी पार्टनर्स के बीच पूर्व निर्धारित निश्चित रेशो में साझा की जाती है।
इस रेशो से सभी पार्टनर सहमत होते हैं और इसका उल्लेख LLP समझौते में भी किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में कोई भी पार्टनर उस राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो इस रेशो से अधिक हो और उस पूंजी से परे हो जिसे उन्होंने निवेश करने के लिए सहमति दी थी। अब इसकी तुलना पार्टनरशिप फर्म से करें। यहां भी लायबिलिटीज को आमतौर पर एक रेशो में पार्टनर्स के बीच साझा किया जाता है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में जैसे एक या एक से अधिक पार्टनर्स की अनुपस्थिति में शेष भागीदारी पूरी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, भले ही ये राशि पार्टनरशिप समझौते में उनके हिस्से से अधिक क्यों ना हो। आगे बढ़ते हुए एक LLP और एक पार्टनरशिप फर्म ऑडिट और कानूनी अनुपालन की आवश्यकताओं में भी भिन्न होती है। नंबर 5, ऑडिट। LLP के लिए किसी भी वित्तीय वर्ष में यदि टर्नओवर 40 लाख या निवेश पूंजी 25 लाख रुपए से अधिक है, इसकी अकाउंट बुक्स की स्टैट्यूटरी ऑडिट केवल उसी वित्तीय वर्ष में की जानी चाहिए, जबकि पार्टनरशिप फर्म्स में स्टैट्यूटरी ऑडिट का कोई प्रावधान ही नहीं है। हालांकि जहां तक इनका टैक्स ऑडिट का सवाल है, इसके प्रावधान दोनों पर एक समान तरीके से लागू होते हैं। आ गए हम नंबर 6 पर, कंप्लायंसेस। जहां तक उनके कंप्लायंसेस का सवाल है, LLP और पार्टनरशिप फर्म्स दोनों की कंप्लायंस आवश्यकताएं बेहद कम है। जबकि एक LLP को सिर्फ अपना इनकम टैक्स रिटर्न, एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सॉल्वेंसी स्टेटमेंट वर्ष में एक बार दाखिल करनी होती है, एक पार्टनरशिप फर्म में वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती और इसे केवल सालाना अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है। इसलिए जहां तक अनुपालन के आधार पर तुलना का संबंध है, एक पार्टनरशिप फर्म LLP से बेहतर है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमें 9899600605 पर कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर करें और नीचे कमेंट भी करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको अपडेट मिल जाए। देखने के लिए धन्यवाद। हमारी अन्य वीडियो भी जरूर देखें।